प्यारे साथियों, एक बार आपका फिर से इंग्लिश की कक्षा में स्वागत है। हम कल कक्षा 12th के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस सिलेबस में हमने ये देखा कि हमारी जो कक्षा 12th की बुक्स है, कक्षा 12th की जो बुक्स है उनका वेटेज कितना है, यानी उनका नंबर या उनके मार्क्स कितने है। तो हमने ये देखा कि टोटल 80 मार्क्स में से लगभग 40 मार्क्स यानी कि 80 में से लगभग 40 नंबर की हमारे कक्षा 12 की इंग्लिश की बुक्स है। जो दो किताबें हमने कल देखी थी, फर्स्ट रेनबो और सेकंड हमारी जो है वो पैनोरमा, यानी हमने ये दो किताबें कल इनके बारे में चर्चा की थी कि इससे लगभग 25+15 यानी कि लगभग 40 मार्क्स के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम का पेपर जो टोटल 80 मार्क्स का होता है उसमें से 40 यानी कि लगभग आपके 50% के मार्क्स किताबों पे ही निर्भर करते हैं। यानी आपको इस बार अपनी कक्षा 12th को अंग्रेज़ी सब्जेक्ट को पास करने के लिए बुक्स को अच्छे से करना होगा। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने 11th तक ग्रामर को अच्छे से पढ़ा है, 10th 11th 9th में अच्छे से ग्रामर को पढ़ा है, तो ऑब्वियस है कि आप इन बुक्स को अच्छे से समझ भी पाओगे और इनके क्वेश्चन आंसर भी हल कर पाओगे और अपने कक्षा 12th के अंदर अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण होगे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि ये जो भी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, इस दौरान जो आप घर पे बैठे हो, तो आप बिना समय वेस्ट किए अपना बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें और अध्ययन करें, ताकि जब भी आपकी विद्यालय ओपन हो तो आपको उसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि आप पहले से वो पढ़ चुके हो। और ये भी ना हो कि बाद में यदि आपको कम समय मिले तो उस कम समय में आपकी 12th के मार्क्स थोड़े डाउन हो। तो ऑनलाइन का ये भी आपके लिए फ़ायदा है कि आपका जब भी आप फ्री हो, नाइट में फ्री हो, डे में फ्री हो, लंच टाइम में फ्री हो, जब भी आप फ्री हो तब आप आसानी से इसे देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो 12th कक्षा की बुक है, सप्लीमेंट्री बुक जो है पैनोरमा। जो फर्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, जिससे 25 मार्क्स आते हैं, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे या इसके पैरेलल हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फर्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं पैनोरमा की। तो पैनोरमा में यदि हम देखें तो ये हमारी कंपलसरी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, अनिवार्य अंग्रेजी जो है कक्षा 12 का, उसकी सेकंड बुक है। इसमें हमने कल सिलेबस की चर्चा कर ली थी। ये किसके द्वारा, ये देखिए आप देख सकते हैं, डॉक्टर S K अग्रवाल द्वारा रिटन है। फिर ये कुछ टीचर्स के नाम हैं जिनके द्वारा रिटन है। अब हम आगे चलेंगे और हम चर्चा करेंगे बुक्स की। तो कल हम सिलेबस के बारे में देख चुके थे, फिर भी एक थोड़ा सा वापस इसको देख सकते हो कि आपके टोटल 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स पेपर के होते हैं, 20 सेशनल होते हैं जो विद्यालय के द्वारा भेजे जाते हैं। रीडिंग से 15 मार्क्स का होता है, राइटिंग से 25 का होता है, टेक्स्ट बुक 25+15 40 मार्क्स की होती है। और ये हमने कल विस्तृत चर्चा की थी कि फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, लिटरेरी पैसेज क्या होता है, किस प्रकार के पैसेज पूछे जाते हैं। ये अगर वीडियो आपको देखना है सिलेबस का, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको आपको क्या पढ़ना है और आपके लिए कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स कंटेन करता है, ये आप ज़रूर पता होना चाहिए। और ये सिलेबस मैंने कल विस्तार से आपको एक वीडियो अपलोड किया था कक्षा का, जिसके अंदर मैंने इसे विस्तार पूर्वक बताया। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको तैयारी तो करनी है। यानी आप अंग्रेजी विषय पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, वो भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ताकि आप अपने जो रूटीन है, अपनी जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। जो हमारी पैनोरमा है उसमें यदि हम कंटेंट की लेसन्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए टाइगर किंग फर्स्ट लेसन है और लगभग हमारे इसके अंदर 11 चैप्टर है, 11 लेसन है हम कह सकते हैं, जिसमें टाइगर किंग है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, द गिटार प्लेयर है, स्वयंवर है, ड्रॉट है, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट है, ट्रबल इन बोहेमिया है, डेड मैन्स पाथ है, द गिफ्ट ऑफ मैगी है और द लास्ट लेसन है, गोइंग प्लेसेस हैं, द रेड ट्रिप्स है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी साहित्यिक कहानियाँ हैं। ये साहित्यिक स्टोरीज़ जो है उपन्यास से लिए हुए हैं, कुछ नॉवल से, कुछ स्टोरीज़ है। तो ये बहुत ही अच्छी वेल रिटन है, यानी कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी इन्हें पढ़ने के अंदर। तो आपको लिटरेचर, साहित्य सिखाने के लिए ही इन कहानियों को आपके सब्जेक्ट के अंदर जोड़ा गया है और ये कहानियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ताकि आप आसानी से इन्हें पढ़ पाए। तो आज जो हम फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है द टाइगर किंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे डिसिप्लिन के साथ इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है टाइगर किंग। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर टाइगर यानी कि क्या होता है, बाघ, और किंग यानी कि राजा। तो
किंग मीन्स राजा, टाइगर मीन्स बाघ, और ये द लगा दिया है हमने। द का जब प्रयोग किया है तो हम इसमें स्पेसिफाई है, हमें पता है कि हम किस किंग की बात कर रहे हैं, यानी हमें निश्चित रूप से पता है कि हम कौन से किंग की बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते तो हम कह सकते थे कि हम पता नहीं कौन से राजा की बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल है, इसका प्रयोग हमने किया है। और आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट होना यानी आपको पता है कि आप कहाँ इसका यूज़ कर रहे हो। द टाइगर किंग, तो बाघ राजा नहीं, बाघों का राजा बोल सकते हो आप। द टाइगर किंग यानी बाघों का राजा। ये जो रिटर्न है ये किसके द्वारा रिटर्न है, देखिए इनका नाम नीचे लिखा हुआ है, कल्कि हम बोल सकते हैं। तो ये कल्कि के द्वारा रिटर्न एक रिटर्न है लेसन हमारा जो फर्स्ट है। तो इनका राइटर का नाम कल्कि कैसे, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अबाउट द राइटर देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इनके राइटर के बारे में बताइए, तो अबाउट द राइटर हर चैप्टर का हमें पता होना चाहिए। लेखक के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, द राइटर यानी लेखक के बारे में। अब वापिस आप देख सकते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और वो राइटर से पहले हुआ है, यानी कोई, अगर मैं कहूँ कि मोहन इज़ ए राइटर, मोहन इज़ ए राइटर, तो यहाँ पे ए आया है आर्टिकल, यानी वह राइटर है, यानी बहुत सारे लेखक है, वह भी एक लेखक है। हमें ये क्लियर नहीं है कि कौन है लेखक क्या नहीं है, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जब हमें क्लियर है कि हम इस कल्कि यानी जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम पहले से ये हमें इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया है कल्कि राइटर नेम को, तो अब हम इसके आगे द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डेफिनेट आर्टिकल लगा के हम बता सकें। तो अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। जो इनका पूरा नाम है राइटर का वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, यानी कि एक साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत के हैं, जिनका पूरा नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति है। बेटर नोन एज, वे जाने जाते हैं, अच्छे से जाने जाते हैं। बेटर बेटर यानी अच्छे से, नॉन यानी जाने जाना, तो आप जानते हो नो की थर्ड फॉर्म नॉन है, नो यानी जानना। तो नॉन एज, नॉन बाय हिज पेन नेम। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, एक स्पेलिंग आया है पेन, उनके पेन नेम। पेन नेम क्या होता है, उपनाम होता है। पेन नेम यानी क्या होता है, उपनाम। यानी कि जो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति है उनको अच्छे से किस नाम से जाना जाता है, उनका जो उपनाम है वह क्या है, कल्कि। वॉज ए तमिल राइटर, देखिए ये एक तमिल के लेखक है, यानी तमिलनाडु हम जो कह सकते हैं, वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो हमारी तमिल भाषा बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तमिल भाषा के राइटर थे, तमिल भाषा के राइटर थे। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, जो न्यूज़ वगैरह जो देते हैं उनको हम पत्रकार बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं। पोइट, कवि रहे हुए हैं ये। क्रिटिक, आलोचक रहे हुए हैं। क्रिटिक करना है, आलोचक करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की क्या करना, आलोचना करना। आलोचना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे कोई भी मूवी रिलीज होने वाली है तो आप देखते हो उसको रेटिंग मिलती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो ये क्रिटिक्स के द्वारा दी जाती है, यानी एक आलोचक के द्वारा दी जाती है। ये आलोचक क्या करते हैं, अच्छी है या बुरी है ये बताते हैं। तो ये एक क्रिटिक्स भी थे, किसी पत्र पत्रिका के हो सकते हैं, किसी भी उपन्यास के हो सकते हैं। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, एंड यानी एक, ये जो हमारे जो है इंडियन यानी भारतीय, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए थे, उसमें ये एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट किसे कहा जाता है, कार्यकर्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कार्यकर्ता को। एक्टिविस्ट यानी एक स्वाधीनता के कार्यकर्ता भी थे, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ये कार्यकर्ता थे, इन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया था। तो आप देख सकते हैं कि कल्कि न केवल एक राइटर है, वे एक जर्नलिस्ट भी है, पोइट भी है। जर्नल जो हम बोलते हैं वो पत्र पत्रिकाओं को बोलते हैं, उनके जो न्यूज़ सूचनाएं देने वाले जो जर्नलिस्ट है, पोइट है, कवि है, क्रिटिक है, आलोचना, किसी के बारे में अपनी राय देने वाले थे। क्रिटिक होना यानी किसी के बारे में अपनी राय देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और वे एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कार्यकर्ता के रूप में भी वर्क कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे। ही डेराइव्ड हिज नेम, आगे हम चलेंगे। ही डेराइव्ड हिज नेम, पेन नेम कल्कि, फ्रॉम सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी। तो आप देख सकते हैं कि उनकी वाइफ का नाम क्या था, कल्याणी, यानी कल्याणी का जो सफिक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ही डेराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि, कि उन्होंने अपना जो पेन नेम है कल्कि वे प्राप्त किया था फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी। तो उनकी पत्नी का जो नाम कल्याणी था, उनके सफिक्स से इन्होंने ये प्राप्त किया था। अब देखिए सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स जो होते हैं, यदि हम चर्चा करें तो प्रफिक्स और सफिक्स की हम बात करते हैं। प्रफिक्स हम बोलते हैं उपसर्ग को, सफिक्स हम बोलते हैं प्रत्यय को, यानी कि नाम के आगे लगने वाले और नाम के पीछे लगने वाले। जैसे मान लो किसी का नाम है मोहन शर्मा, किसी का नाम है मोहन शर्मा, तो यहाँ पे हम ये जो शर्मा है
ये इनके नाम के पीछे लिख रहा है। अगर हम लिखें श्री मोहन शर्मा, ये इन नाम के आगे लग रहा है। पहले लगता है प्रेफिक्स, फिर लगता है सफिक्स, या फिर हम एक शब्द के अंदर बोले तो सफिक्स वे शब्द होते हैं जो या किसी वर्ड के आगे या पीछे लग करके उसको अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका देखो कल्कि, कल्कि के अंदर जो KAL है वो देखिए कल्याणी, कल्याणी के फर्स्ट 3 जो लेटर्स है KAL उनसे ये लिया गया है। हिज नेम कृष्णामूर्ति, हिज नेम कृष्णामूर्ति एंड हिज नेम कृष्णामूर्ति, यानी उन्होंने अपने नाम कृष्णामूर्ति और कल्कि कल्याणी से मिल करके एक नाम बनाया जिसका नाम क्या था, कल्कि, और ये उनका उपनाम पेन नेम हो गया था। ठीक है। हिज राइटिंग इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 5 novels, editorials and political writings, films and music reviews. हिज राइटिंग यानी उनका जो लेखन है, राइटिंग्स, राइटिंग्स यानी कि लेखन, उन्होंने जो भी राइट किया है, जो लेखन लिखा है, जो भी उपन्यास जो वगैरह लिखा है, उनके अंदर इंक्लूड समाहित है, यानी उनके क्या क्या राइटिंग्स है, उनके लेखन के अंदर क्या क्या आता है। ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ए लार्ज नंबर ऑफ बड़ी संख्या में, नंबर यानी किसी चीज़ की संख्या, 1 2 3 जो हम कहते हैं, ए लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में, ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट यानी कि छोटी कहानियाँ, आपने पढ़ी होगी बहुत ही छोटी छोटी। इसके अंदर भी आपके 2 शॉर्ट स्टोरीज आएगी, एक द गिटार प्लेयर और एक स्वयंवर, तो वो हम देखेंगे। तो जो छोटी कहानियाँ हैं, बड़ी संख्या में छोटी कहानियाँ लिखी उन्होंने। 5 novels, नॉवल किसे कहते हैं बेटा, उपन्यास को कहते हैं। नॉवल किसे कहते हैं, उपन्यास, जिसके अंदर साहित्यिक भाषा का यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से कहानी को लिखा जाता है, उसे हम नॉवल्स यानी उपन्यास कहते हैं। 5 इन्होंने उपन्यास लिखे। एडिटोरियल, देखो ये जर्नलिस्ट थे तो एडिटोरियल तो ये लिखेंगे ही। एडिटोरियल क्या होता है, संपादकीय, संपादकीय। आपने अपने न्यूज़पेपर, घरों में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपके जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आता है तो उसमें 4th या 5th नंबर का जो पेज होता है उसको आप संपादक के लिखा होता है, और उसमें बड़े बड़े लेख लिखे होते हैं। बड़े बड़े जो लेखक होते हैं वो अपनी भाषा में कुछ जो अभी करंट जीवंत या हम कहते हैं ज्वलंत मुद्दे होते हैं, करंट मुद्दे होते हैं जो अभी चल रहे हैं, उनके ऊपर लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, या फिर चीन के साथ जो हमारे इंडिया के संबंध चल रहे हैं, उनके ऊपर आपको इस पेज के ऊपर अपने व्यू यानी वे अपनी राय लिखते हैं, अपने व्यू लिखते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं एडिटोरियल यानी उन्होंने संपादक के लेख लिखे हैं। पॉलिटिकल राइटिंग्स, पॉलिटिकल राइटिंग क्या होता है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक राइटिंग यानी लेखन, यानी उन्होंने अपने लेखन के अंदर राजनीति से संबंधित लेखन भी किया है। फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यू, यहाँ देखिएगा फिल्म्स जो होते हैं, चलचित्र जिनको हम बोलते हैं, और म्यूजिक संगीत जो है उनके इन्होंने यहाँ पे रिव्यूज़ लिखे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने उनका क्या कि प्रतिक्रिया दी है, रिव्यूज़ लिखना है उन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि वे मूवीज़ कैसी है, अभी सॉन्ग कैसे हैं। तो आपने ये राइटर के बारे में देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का चैप्टर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। द महाराजा यानी जो महाराजा है, महाराजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, द किंग, जो राजा होता है, किंग होता है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, सुप्रीम होता है, जो राज्य का सुप्रीम होता है, सुप्रीम लीडर जो होता है, उसके लिए हम महाराजा शब्द यूज़ करते हैं। तो द किंग, ये जो महाराजा है, कहाँ के, प्रतिबंधपुरम किसी स्थान का नाम है साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर। ये प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है, इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, वे दिस स्टोरी, इस कहानी के हीरो हैं, अभिनेता है। यानी प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वे इस कहानी के क्या हैं, हीरो हैं, अभिनेता है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेंस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्ता व्यग्रह समहरी। तो उनको देखो आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना, आइडेंटिफाई यानी वह पहचाने जाते थे या जाने जाते थे एज हिज हाइनेंस, वह महान जमींदार के रूप में, जनरल के रूप में, किलेदार के रूप में, मेजर के रूप में, सत्यव्यग्रह समहारी के रूप में, और हम कह सकते हैं कि महाराजा धीराज के रूप में, और विश्व भूमना सम्राट के रूप में, सज्जिलानी जंग बहादुर के रूप में, MAD ACTCA CRCK इन नामों से भी जाने जाते थे। तो क्यों सर ये सब क्या है, ये सब उनको उपाधियाँ दी गई थी, ये सब उन्हें क्या दी गई थी, उपाधियाँ दी गई थी। जैसे आपने राणा सांगा के जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आपने अपनी 10th क्लास में या 11th में आपने राणा सांगा की अनेकों नाम आपने पढ़े होंगे कि उन्हें क्या क्या कहा जाता था। महाराणा प्रताप के अनेकों नाम आपने पढ़े होंगे, अलग अलग उन्हें उपनाम दिए गए थे। तो उसी प्रकार से आप जो ये जो हमारे इस महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, उन्हें अनेक प्रकार के उपनाम दिए गए जो मैंने कुछ आपको पढ़ के बताएं। जमींदार हुआ, जनरल हुआ, किलेदार हुआ, सत्यव्यग्रह हुआ, महाराजा धीराज हुए, या सर जिलानी जंग हुए, या उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स MAD या ACTS उनकी भाषा के अंदर जो भी उन्हें बोला जाता था वो उनको उपाधियाँ दी गई है। बट हिज नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग,
बट हिज नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, परंतु उनका जो नाम है, उनका नाम देखिए बहुत ही बड़ा नाम है, जंग जंग बहादुर, श्री जिलानी जंग जंग बहादुर। तो इतना बड़ा नाम लेना थोड़ा टफ होता है, तो उनको एक छोटा नाम दिया गया, शॉर्टन किया गया। शॉर्टन करना यानी उनके नाम को छोटा किया गया, टू द टाइगर किंग, बाघों के राजा, यानी कि उनको एक छोटा नाम भी प्राय, ऑफन, ऑफन यानी प्राय, ऑफन यानी कि प्राय, तो ऑफन उन्हें प्राय एक छोटे नाम में बुलाया जाता था, जो क्या था, टाइगर किंग, बाघों के राजा। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, देखिए ये एक नरेटिव टाइप की स्टोरी है। नरेटिव टाइप की स्टोरी होना या नहीं, यहाँ पे जो लेखक है वे खुद इसको नरेट कर रहे हैं, वे खुद इसको बता रहे हैं, इसलिए वे यहाँ पे कह रहे हैं आई हैव, यानी उन्होंने अपने आप को इसके अंदर बताया है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि मैं आगे आके तुम्हें बताना चाहूँगा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि आगे आना, बैकवर्ड यानी पीछे, डाउनवर्ड यानी नीचे, अपवर्ड यानी ऊपर। ये 4 शब्द होते हैं, आपको पता है। ऊपर की बात करें तो अपवर्ड, नीचे की बात करें तो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, तो ये 4 शब्द होते हैं। आगे देखिएगा, टेल यू, कि मैं तुम्हें बताने के लिए आगे आया हूँ, यू वाई ही कैम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसे क्यों बाघों का राजा बुलाया जाता था। वाई, क्यों, ही कैम टू बी नोन, वे जाने जाते थे, टाइगर किंग, बाघों के नाम, एज, किस रूप में, बाघों के राजा के रूप में उन्हें क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। आई हैव नो इंटेंशन, यानी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन होना यानी किसी चीज़ को करने का इरादा होना, मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, प्रिटेंड करना, पहले ही बता देना। एडवांस, एडवांस यानी कि पहले से ही, यानी आपको स्टोरी के एंड तक जाने से पहले एडवांस में मैं आपको ये बता दूँ, ओनली टू द एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, परंतु मैं इसका एंड करना चाहता हूँ, टू एंड इन स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक विड्रॉल के रूप में। यानी इस कहानी को मैं एक रणनीति, यानी कि आप पहले से कोई एक रणनीति बनाते हैं, तो वो पहले से मेरी एक रणनीतिक विड्रॉल है कि मैं इस कहानी को कैसा एंड करना चाहता हूँ, कैसे इस कहानी को समाप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मेरा कोई इरादा नहीं है पहले आपको एडवांस में बताने का, प्रिटेंड करने का कि उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। तो आगे देखिएगा, इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यानी कि बल्कि मुझे अगर थ्रेट भी दे दो, मुझे अगर आप किसी चीज़ की धमकी भी दे दो, थ्रेट देना यानी कि धमकी देना, एक तरह से किसी को डराना। ऑफ स्टूका बॉम्बर, यानी कि किसी को आप डराते हो कि एक विशेष प्रकार का बम होता है स्टूका बॉम्बर, जो बोलते हैं हम दीपावली में जो पटाखे वटाखे छोड़ते हैं, उसी प्रकार से एक बॉम्ब होता है। तो आप अगर मुझे धमकी भी दे दो कि मैं स्टूका बॉम्बर आपके ऊपर फायर करूंगा, थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो अगर आप वह भी स्टूका बॉम्बर की भी हेल्प ले लो, तो भी वह मुझे थ्रो नहीं, यानी कि हटा नहीं सकता। ऑफ ट्रैक करना, ट्रैक करना यानी एक मार्ग पे चलना, ट्रैक करना यानी एक मार्ग पे चलना। ऑफ ट्रैक होना यानी उस मार्ग से भटकना। ऑन ट्रैक यानी उसी मार्ग पे चलना। तो आपका जो वो स्टोका बॉम्बर का जो थ्रेट है, धमकी है, वह भी मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। यानी यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि मैं पहले से आपको नहीं बताऊंगा कि टाइगर किंग उनका नाम क्यों हुआ, ये मैं आपको एंड तक एक रणनीतिक रूप से बताऊंगा। द स्टूका इफ इट इज़ लाइक कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर स्टूका, अगर ये स्टूका आप जो बॉम्ब है ये करते हो, इसका उपयोग करते हो, कैन बीट, तो ये हरा सकता है एक हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी एक जो शानदार रिट्रीट है, यानी एक शानदार जो रिट्रीट मिलने वाली है, एक शानदार जो आपको कहानी मिलने वाली है, मेरी इस कहानी के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, उससे आप भाग सकते हो। यानी हैस्टी यानी मुझे भगाया जा सकता है, एक तरह से आप कह सकते हो, हटाया जा सकता है, ये कह सकते हो। यानी कि ये कहानी जो है, ये जो स्टोरी है, इसके अंदर एक अच्छी रणनीतिक रूप से स्टोरी लिखी गई है। और मैं पहले से ही अगर आपको बता दूं कि टाइगर किंग उसका नाम क्यों हुआ, तो ये बहुत ही इस कहानी के साथ अन्याय होगा और उससे बीट किया जा सकता है, यानी हराया जा सकता है। यानी मेरी कहानी की जो भी प्रतिक्रिया है उसमें आप मुझे वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। राइट एट द स्टार्ट, प्रारंभ में, राइट एट द स्टार्ट यानी प्रारंभ में मैं बताना चाहूँगा, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, ये बहुत ही इम्पेरेटिव हो गया है, अनिवार्य हो गया है। इम्पेरेटिव होना यानी कि अनिवार्य होना। जैसे कि आपको कोई कार्य करने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी चर्चा की। तो गो टू योर होम, तो घर जाना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। राइट एट द स्टार्ट, प्रारंभ में मैं बताना चाहूँगा, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये अनिवार्य हो गया, टू डिस्क्लोज, क्लोज करना यानी किसी चीज़ को बंद करना, डिस्क्लोज करना यानी उसका अपोजिट हो गया, यानी उसे ओपन करना, कि ये बताना, ये खोलना आपके सामने। ए मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, मैटर यानी कोई भी मामला, ऑफ विटल, विटल यानी विस्तृत, इंपॉर्टेंस यानी महत्व का, अबाउट द टाइगर किंग, परंतु एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा एक मामला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मुझे प्रारंभ में आपको बताना ही होगा, डिस्क्लोज करना होगा, यानी उसे मुझे आपके सामने रखना ही होगा, उसे आपके सामने खोलना ही होगा, उसको मैं छुपा के नहीं रख सकता। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम, हर कोई जिसने उसके बारे में रीड किया है, पढ़ा है, विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, यानी एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम,
जो कोई भी उनके बारे में पढ़ता है, रीड्स यानी पढ़ता है, यानी जो कोई भी उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव करेगा द नेचुरल डिज़ायर, प्राकृतिक इच्छा, डिज़ायर होना यानी किसी चीज़ की इच्छा होना, नेचुरल यानी प्राकृतिक, तो उसकी प्राकृतिक रूप से इच्छा होगी टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, यानी वह जो भी इस कहानी को पढ़ेगा एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, डिज़ायर यानी इच्छा, टू मीट मिलने की, ए मैन एक व्यक्ति से, हिज जो कि इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल यानी अदम्य, अदम्य साहस के लिए जो जाना जाता है, अदम्य ऐसा साहस जिसे बहुत ज़्यादा साहसिक व्यक्ति होना, किसी चीज़ से हार नहीं मानने वाला, करेज जो हम बोलते हैं वो हम पता है साहस के लिए यूज़ करते हैं, तो वह फेस टू फेस यानी उससे आमने सामने वैसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जो अदम्य साहस के लिए जाना जाता है, जिसे अडिग है, जो अपनी चीज़ों पे अडिग है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, यानी अगर उसने कोई कार्य करना है तो आप उसे उसको मार्ग से हटा नहीं सकते, ऐसे वे एक साहसिक राजा थे। बट देर इज़ ए नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, कोई भी आपके पास मौका नहीं है टू इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूरे होने की, यानी यदि आपकी इच्छा भी हो जाती है कि आप ऐसे राजा से मिलने चाहोगे तो आपके पास कोई मौका नहीं है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो। एज भरता सैड, यानी एज भरत सैड टू रामा, यानी भरत ने राम को कहा था अबाउट दशरथा, जैसे कि भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में, यानी जब राम जी वनवास के अंदर, यानी हमारे जो लॉर्ड भगवान राम हैं जब वनवास के अंदर गए और भरत उन्हें बुलाने के लिए आए तो उन्होंने दशरथ के बारे में बताया था द टाइगर हैज़ रीच द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी दशरथ के लिए जो शब्द भरत ने राम को बताए थे वही शब्द वे बोलना चाहते हैं कि टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल अबोर्ड, कि जो टाइगर किंग है, जो बाघों का राजा है, वे रीच्ड यानी पहुंच चुके हैं, रीच्ड पहुंच चुके हैं फाइनल अंतिम अबोर्ड, अबोर्ड यानी निवास पे, अबोर्ड यानी क्या होता है, निवास पे, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, सारे जीवित प्राणियों के, यानी अपने जीवित प्राणियों में, यानी लिविंग यानी जो जीवन यापन कर रहे हैं, क्रिएचर यानी जो प्राणी हैं, उनकी अंतिम अवस्था में, अंतिम निवास में पहुंच चुके हैं, यानी कि वे अब मृत हो चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, ये अन्य शब्दों में हम चर्चा करें तो जो बाघों के राजा है वे अब मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, द मैनर यानी जो मैनर ऑफ हिज डेथ, कि उनकी जो मृत्यु का प्रकार था, वो तरीका था, मैनर ऑफ हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु का जो एक तरीका था, जो प्रकार था, यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, ये बहुत ही असाधारण रुचि का विषय है, यह मामला है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ऑर्डनरी यानी साधारण, साधारण मनुष्य यानी जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, ऑर्डनरी सामान्य हो गए, साधारण हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी जिसकी बुद्धि ज़्यादा कार्य करती हो या फिर जिसके अंदर कुछ पावर्स हो, सुपर नेचुरल पावर हो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण जिसको हम बोलते हैं, जैसे महात्मा गांधी असाधारण व्यक्ति थे, बाकी सारे क्या है, साधारण, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ ऐसे कार्य किए जिनके वजह से आज भी वो जाने जाते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु का जो प्रकार था, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, ये एक मामला है, ये एक मुद्दा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण इंटरेस्ट यानी रुचि का। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं इट कैन बी रिवील्ड, रिवील करना यानी कि किसी चीज़ का भेद खोलना या बताना, यानी आपको कोई बात पता है और आप अपने दोस्त को वो रिवील करते हो, किसी का राज, तो वो रिवील करना यानी भेद खोलना या उसके बारे में बताना। इट कैन बी रिवील, ये बताया जाएगा ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, ये जो टेल है, ये जो स्टोरी है, सिमिलर शब्द है स्टोरी के टेल, जो टेल है उसके अंत में ही ये बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, और मोस्ट फैंटास्टिक और सबसे शानदार यदि हम बात करेंगे हिज डिमाइज, डिमाइज यानी उसकी मृत्यु, उसके अंत के बारे में, डिमाइज होना यानी उसका अंत कैसे होगा, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, वे पहले ही पता चल गया था जब उनका क्या हुआ था, जन्म, यानी जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तभी ये बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से उन लोगों को, सब उनके राजा, उनकी प्रजा को या फिर सबको पता चल गया था कि राजा जी की मृत्यु कैसे होगी। एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो भविष्यकर्ता होते हैं, जो हम बोलते हैं कि जैसे कि कोई पंडित है या जो एस्ट्रोलॉजर है जो भविष्य के बारे में बताते हैं। हैज़ फोरटोल्ड यानी फॉर यानी पहले ही बता देना, टोल्ड यानी बताना, फॉर यानी पहले ही, जैसे हम फॉरवर्ड में यूज़ करते हैं। फोरटोल्ड पहले ही बता दिया था दैट वन डे कि एक दिन टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना है। तो ये तो देखो नेचुरल सी बात है कि जिसने जन्म लिया उसे मरना ही है, परंतु उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग की मृत्यु कैसे होगी और कब होगी। तो उन्होंने एक फोरटोल्ड पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी कि टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को एक दिन मरना ही, वास्तव में मरना ही होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि द चाइल्ड विल ग्रो अप, कि जो ये बच्चा है, यानी जब वह बच्चे थे, जब उनका जन्म हुआ था, द चाइल्ड विल ग्रो अप यानी बड़े होना,
टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स यानी योद्धाओं का योद्धा होगा, यानी जो भी योद्धा होते हैं, युद्ध में कुशल होते हैं, युद्ध लड़ने में सक्षम है, उनसे सर्वगुण निपुण होगा, बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगा, योद्धा होगा। हीरो ऑफ हीरोज़ यानी जो भी हीरोज़ होते हैं, जो अभिनेताएं होते हैं, जिनको हीरो के रूप में जाना जाता है, उनमें सबसे बड़ा हीरो ये होगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी ये एक विजेता होगा, विजेता यानी जो भी जीतते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, विजेता कहलाते हैं, उनमें सबसे बड़ा चैंपियन ये होगा। बट परंतु दे बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काटा, एंड स्वेल्ड हार्ड, स्वेल्व करना यानी कि निगलना, यानी जो भी लार मुंह के अंदर बनती है उसे निगल लेना, हार्ड यानी बहुत ही कठोरता के साथ। परंतु बीच में भी उन्होंने अपनी बात को रोका, यानी उन्होंने कहा द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट, और यहाँ पे वे रुक गए और उन्होंने अपने होठों को काटा और अपनी लार या अपने मुंह के अंदर जो भी थूक है उसको निगला। व्हेन कंप्लीट टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट ऑफ विद इट, कंप्लीट करना यानी जब इस वाक्य को पूरा करने जा रहे थे, टू कंटिन्यू लगातार, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य करता थे उन्होंने कहा दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, ये गुप्त रहना चाहिए, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे शुड नॉट बी रिवील, कभी भी भेद खुलना नहीं चाहिए, या रिवील यानी किसी को बताना नहीं है, एट ऑल किसी भी स्थिति के अंदर, यानी ये एक गुप्त रहस्य रहना चाहिए और ये किसी को नहीं बताना है। क्या रहना चाहिए कि टाइगर किंग की मृत्यु कैसे होगी। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी हमें फोर्स्ड है, यानी ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है, किसी को नहीं बता सकते, फिर भी हम फोर्स्ड है, फिर भी हम बलपूर्वक हमें स्पीक आउट बोलना पड़ रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर हिज दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट डेथ, कि जो बच्चा है वह इस एक प्रकार के स्टार के साथ पैदा हुआ है, वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। अब वह मृत्यु कैसे होगी और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, ये हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से डिसिप्लिन के साथ इस पार्ट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, अगले वीडियो में उन डाउट्स को आपके क्लियर कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप पढ़ो उनमें आप मन लगा के पढ़िएगा, और जब क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे या फिर जो भी आपको राइटिंग करवाई जाए वो आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ कि अपना फीडबैक कि सर आपको क्या डाउट्स है, उन डाउट्स के बारे में भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि उन डाउट्स को आगे क्लियर किया जा सके। जो भी नीडी है, जिनको भी 12th का इंग्लिश कोर्स करना है, जो पढ़ना चाहते हैं या जो घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, इसी चैप्टर को कल हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।